सर, अहमदाबाद और सूरत में कितनी जगह पे ब्लास्ट हुए थे और कितने लोगों की जान हानि हुई थी? अहमदाबाद में अलग अलग 23 जगहों पे ब्लास्ट हुए थे। 56 लोगों की डेथ हो गई थी। 65 आरोपियों को अरेस्ट किया था। टोटल कितने आरोपी? सूरत से भी कुछ आरोपी पकड़े गए थे और अहमदाबाद से भी पकड़े गए थे, तो टोटल मतलब सूरत और अहमदाबाद मिला के कितने आरोपी रहे होंगे? तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जो 80 आरोपी थे। इसी में कई आरोपियों ने अपने खुद के एडवोकेट हायर किए। लिटरली मैं डर गया। कोरोना पार्टली थोड़ा रिलीज हुआ, लेकिन इतना बल्कि इन्वेस्टिगेशन था। 20 कंप्लेन अहमदाबाद की थी, 15 कंप्लेन सूरत की थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। जज साहब जो है मेरी बात नहीं सुनते। सरकार की ओर से क्या कार्रवाई रही इसमें? 2 आरोपी जो कर्नाटक के थे। जब आप एक तरफ विक्टिम्स को भी सुन रहे थे, एक तरफ एक्यूज्ड को देख रहे थे, एलजी हॉस्पिटल मणिनगर में जब मारुति फ्रंटी में ब्लास्ट, बाद में ये सब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उनको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। 49 आरोपियों को आपने दोषी ठहराया था। इनका व्यवहार कैसा था? इतना सारा उन्होंने क्राइम किया, फिर भी उन लोगों को फीलिंग नहीं था कि भाई हमने ये गलत कर दिया। हाँ, थ्रेट तो कई बार आ चुकी है, गाली गलौज भी कई बार दिए हैं उन लोगों ने। ये पूरा जजमेंट जो है 7015 पेजेस का है। नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने जो 5 साल सोमवार से शनिवार तक मेहनत की, ये जजमेंट इंडियन जुडिशरी में, इंडियन हिस्ट्री में तो ये सबसे बड़ा जजमेंट था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 2008 का एक ऐसा ऐतिहासिक केस जहां एक साथ 24 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 200 से ज़्यादा लोगों ने घायल हुए। पुलिस ने 1100 से ज़्यादा गवाह पेश किए, जिनकी सुनवाई पूरे 5 साल हर रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक नॉन स्टॉप की गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जो भारत में तो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। 38 लोगों की एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस नामुमकिन दिखने वाले मिशन को किसने पॉसिबल किया? उन आतंकियों को किसने अपनी सही जगह पहुंचाया? आइए आपको ले चलते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट पर भारत के लीगल सिस्टम के जेम, गुजरात के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और इस ऐतिहासिक केस के डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल सेशंस जज श्री अंबालाल आर पटेल सर। सर, वेलकम टू पॉडकास्ट धन्यवाद। बी इन स्पॉटलाइट विद पायल। थैंक यू। हेलो सर। सर, आज हम आपको एक जज और प्रोसिक्यूटर के रूप में देखते हैं तो हमें बहुत गरिमा महसूस होती है। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक केस में आपने अपना वर्डिक्ट दिया था। क्या आप उस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर, आप पूछिए, मैं बताऊंगा। सर, ये केस कितना लंबा चला? ये केस 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उसी टाइम पे सूरत में भी कई जगहों पे 29 जगहों पे बॉम्ब प्लांटेशन हुए जी। और ये दोनों शहरों में जो इंसिडेंट हुए उनका केस 2008 से लेके 2012 तक तो वैसे ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में या तो कोर्ट की जमानत, आरोपियों की जमानत में ऐसे में गुजर गया। ये केस की जो असली सुनवाई जो है वो 2012 से शुरू हुई और 2022 में ख़त्म हुई। तो 2012 से लेकर 2017 तक मेरे जो आगे वाले न्यायाधीश सर थे उन्होंने केस चलवाया और जून 17 से लेके उनका जो वर्डिक्ट आया फरवरी 22 में, तब तक ये केस की सुनवाई मैंने की थी। सर, अहमदाबाद और सूरत में कितनी जगह पे ब्लास्ट हुए थे और कितने लोगों की जान हानि हुई थी? अहमदाबाद में अलग अलग 23 जगहों पे ब्लास्ट हुए थे और ये 23 जगहों में से लेके कुल 56 लोगों की डेथ हो गई थी और 244 लोगों इंजर हुए थे। सूरत में 29 जगहों पे प्लांटेशन किया था, लेकिन कुछ सर्किट की अनएक्टिवनेस से वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ। तो कुल मिला के सूरत में 29 जगहों पे प्लांट किया था और अहमदाबाद में 23 जगहों पे अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट हुआ था। सर, क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लास्ट में कितने लोगों की टोटल जान गई थी और कितने लोग इंजर्ड हुए थे? टोटल 56 लोग की जान गई थी और 244 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे इसमें कुल मिला के।
जी। और सूरत में कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुए ही नहीं थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि अहमदाबाद में 24 जगह पर कुल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो कितने लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की और वो कौन-कौन लोग थे जिन्होंने कंप्लेंट की थी? जो अहमदाबाद में 23 जगहों पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स ने रजिस्टर करवाई थी और 5 या 7 कंप्लेंट जो है प्राइवेट पर्सन ने रजिस्टर करवाई थी। सूरत में जो 29 जगहों पे जो प्लांटेशन हुआ था, इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट जो है पुलिस ऑफिसर्स ने रजिस्टर करवाई थी। सर, आपने बताया कि सूरत में भी बॉम्ब प्लांटेशन हुआ था, एक्टिव बॉम्ब प्लांटेशंस थे, तो उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जी जी। वो भी दौरे पे थे? हाँ, और 29 जगह जब बॉम्ब प्लांटेशन हुआ तो उसी टाइम पे अपने जो माननीय आज जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी वहाँ हर जगह की विजिट ली थी। तो इस बात की जानकारी कैसे मिली आपको कि सूरत में भी एक्टिव बॉम्ब्स हैं? वो तो केस दर्ज हुआ है इसी हिसाब से, क्योंकि हर एक जगह जो प्लांटेशन हुआ था, हर जगह की कंप्लेन रजिस्टर हुई थी। तो ये कंप्लेन पर से हमको मालूम पड़ा कि ये हर जगह प्लांटेशन हुआ था। सर, ब्लास्ट की न्यूज़ आने के बाद में कितने लोग सबसे पहले अरेस्ट हुए? ये जो अहमदाबाद का बॉम्ब ब्लास्ट था वो 27 जुलाई 2008 को हुआ था और उस टाइम पे कई क्लू नहीं थी। किसने बॉम्ब बनाया, किसने रहा वहाँ हर जगह पे रखा, वो किसी के पास क्लू नहीं थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई। उसी टाइम पे जो जॉइंट कमिश्नर थे आशीष भाटिया सर और डीसीपी थे अभय चुडासमा सर, उन्होंने टीम बनाई, अलग अलग 4 टीमें बनाई और 4 टीमों में जो डीवाईएसपी कक्षा के अधिकारी थे उन्होंने मेन रखा और हर एक टीम में 2-2, 3-3 पीआई, पीएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी को लेके 10-10, 12-12 की टीम बनाई और उन लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। क्लू उन्होंने कहीं से भी ला के लिया और उसके बाद 16 अगस्त 2008 को सबसे पहले 16 या 20 21 को अरेस्ट किया था पुलिस ने। ओके सर। तो सर, ये सब अरेस्ट में ओवरऑल कितना टाइम लगा होगा? ओवरऑल जो टोटल 80 एक्यूज को पुलिस ने अलग अलग जगह से अलग अलग दिनों में अरेस्ट किया था। तो ये अरेस्ट जो हुआ ना, वो पहले आई थिंक 65 आरोपियों को अरेस्ट किया था और उनके अगेंस्ट में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दिया। बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलता रहा, उसी टाइम पे कई बार 2, कई बार 5 ऐसे आरोपियों अरेस्ट करते गए। तो टोटल 80 एक्यूज को अरेस्ट किया था। आरोपी सर कहाँ के रहने वाले थे, इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? हाँ, ये जो आरोपी थे अलग अलग राज्य के रहवासी थे। राजस्थान के थे, दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के थे, बिहार के थे, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, केरला, गुजरात, अलग अलग 9 राज्यों से ये लोग थे। ऑल ओवर इंडिया। तो इनकी उम्र क्या रही होगी सर, और ये शिक्षित थे या ये अशिक्षित थे? नहीं, इसी में कई सारे लोग शिक्षित, कई आरोपी जो है शिक्षित भी थे और कई आरोपी शिक्षित नहीं भी थे। जी। लेकिन ज़्यादातर जो आरोपी है वो शायद पढ़े लिखे थे। जो भोपाल में उज्जैन या इंदौर से कोई आरोपी थे, वो तो 4-4, 5-5 डिग्री रखते थे। इसी में एक आरोपी मुझे मालूम है कि दिल्ली का था, पीर भोई करके। वो में उनका 2002 या 5 में तो 75 लाख का पैकेज था, पूरा आईटी का एक्सपर्ट था। एक और आरोपी था बॉम्बे का, तो लोगों ने हैकिंग का भी कोर्स करके रखा था। मतलब प्लानिंग बहुत पहले से प्लानिंग बहुत पहले से थी उन लोगों की। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि अहमदाबाद और सूरत में दोनों जगह ही बॉम्ब्स थे और ये केस दोनों ही तरफ अफरा तफरी मचा रहा था। तो क्या आप ये बात बताना चाहेंगे कि टोटल कितने आरोपी, सूरत से भी कुछ आरोपी पकड़े गए थे और अहमदाबाद से भी पकड़े गए थे, तो टोटल मतलब सूरत और अहमदाबाद मिला के कितने आरोपी रहे होंगे? अहमदाबाद और सूरत में एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। जी। तो जिन लोगों ने अहमदाबाद में क्राइम किया, उन लोगों ने भी प्लांटेशन वहाँ सूरत में किए थे। तो पूरी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। तो कुल मिला के सभी लोगों को मिल के 80 आरोपी थे।
तो ये लोगों ने दिल्ली में, भोपाल में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, केरला में, हर जगह ये काम किया था। ऐसे क्राइम वहाँ भी किए थे। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग कोर्टों में भी उनके अगेंस्ट में केस चल रहा था और आज भी कई जगह चल रहे हैं। तो सब मिला के कितने केस बने होंगे सर, और चार्जशीट कैसे फाइल हुई उसके बारे में कुछ आप बता ये सकते हैं? सूरत का 15 कंप्लेंट सूरत में रजिस्टर हुई थी और 20 कंप्लेंट जो है अहमदाबाद में रजिस्टर हुई थी। तो टोटल 35 कंप्लेंट टोटल रजिस्टर हुई थी। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये सूरत और अहमदाबाद का दोनों केस मिला के अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में उनको ट्रायल किया जाए। तो ये दोनों जगह के जो केस थे वो क्लब किए और 2012 के बाद कंटिन्यूसली ये केस चलता रहा। तो इस केस का ट्रायल कब शुरू हुआ था, और ये रेगुलरली ये केस का ट्रायल 2012 के बाद शुरू हुआ और 2022 में ख़त्म हुआ। इसमें सर कितने एडवोकेट इन्वॉल्व होंगे और कहाँ से? जी, गुजरात सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 4 थे और डिफेंस में आरोपियों की ओर से कुल 13 एडवोकेट थे। इसमें 2 दिल्ली के थे और 11 जो एडवोकेट है यहाँ अहमदाबाद के अपने गुजराती थे। सर आपने अभी बताया कि ट्रायल 2012 में शुरू हुआ, पर ब्लास्ट तो 2008 में हुआ था। तो इस बीच में ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो पाया? ये ट्रायल इसीलिए शुरू नहीं हो पाया कि 2008 में जो ब्लास्ट हुए उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बाद में कई सारा लीगल प्रोसीजर होता है, चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट के बाद वो लोग बेल एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लगाते हैं। और ये एक इश्यू था कि पूरी कॉन्स्पिरसी है, तो अलग अलग जगह पे केस चले, ये ठीक नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन होती रही और बाद में अल्टीमेटली 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये दोनों जगह के केस क्लब किया जाए और बाद में आगे चलाए। तो ये जो प्रोसीजर था इसमें 3-4 साल निकल गए। तो आपने इस केस का कार्यभार कब संभाला? मेरे पास ये केस जुलाई 2017 में मेरी ट्रांसफ़र भावनगर से अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में हुई। तो जून 2017 से हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके मुझे डेजिग्नेट किया गया ये केस चलाने के लिए और जून 2017 से कंटिन्यूसली मैंने केस की सुनवाई की। जी, ऑनरेबल सर, आपने बताया कि आपने 2017 से इस केस को कैरी ऑन किया। आपसे पहले भी कुछ ऑनरेबल जजेस रह चुके हैं जिन्होंने हाँ। इस केस पे वर्क किया था? हाँ ठीक, 2012 में उसी टाइम पे अपने जो माननीय जस्टिस थे बेलाबेन त्रिवेदी, उन्होंने पहला चार्ज फ्रेम किया इस केस में। उनके बाद 4 या 5 जजेस अलग अलग आए और ट्रांसफ़र हो गया। ज्योत्सनाबेन याग्निक भी थे, के भट्ट साहब थे, पीसी रावल सर थे। तो ये सब जो जज साहब थे उन्होंने केस चलाया था। इस और लास्ट में जून 70 में मैं आया, तब से मेरे पास था। और तो जून 70 से लेके एंड तक मैंने उनकी सुनवाई की। और सर प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसमें कितने एडवोकेट रहे होंगे? प्रोसिक्यूशन की ओर से कुल 4 एडवोकेट थे। मैं एच.एम. ध्रुव थे, मितेश अमीन थे, सुधीर ब्रह्मभट्ट थे और मितेश पटेल थे, अमित पटेल थे। तो चारों एडवोकेट ने भी इसमें अच्छा योगदान दिया। सर आप बता सकते हैं कि इस केस में कुल आरोपी कितने थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से एडवोकेट्स हायर किए होंगे, तो क्या रहा उस बारे में? नहीं, ये तो उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हर एक को पूरा डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए। तो जो 80 आरोपी थे, इसी में कई आरोपियों ने अपने खुद के एडवोकेट हायर किए और कई आरोपियों जो हायर करने की पोजीशन में नहीं थे, गरीब थे, तो उन लोगों ने सरकार की ओर से उन्होंने लीगल में से उनको एडवोकेट दिए गए थे। जी, तो इन आरोपियों को सर साबरमती जेल में ही रखा गया था या अन्य किसी जेल में भी उनका ट्रांसफ़र हुआ था? नहीं, ये साबरमती जेल में ज़्यादातर आई थिंक 50 या 55 जो एक्यूज थे उन लोगों को साबरमती जेल में रखा था। बाकी 2 आरोपियों को जयपुर जेल में रखा था क्योंकि उन लोगों का केस वहीं पे भी चलता था। एक आरोपी को तिहाड़ में रखा था दिल्ली में, क्योंकि उनका ट्रायल वहीं पे एक चल रहा था। एक आरोपी को गया जेल में रखा था बिहार में, उनका ट्रायल वहीं पे चल रहा था। जी, 10 आरोपी को भोपाल जेल में रखा था क्योंकि उनका ट्रायल वहीं पे भी था। 3-4 आरोपी को बॉम्बे तलोजा जेल में रखा था क्योंकि उनका ट्रायल वहीं पे था। और 5 आरोपी बेंगलोर में रखे थे
बेंगलोर जेल में, क्योंकि उनका ट्रायल बेंगलोर जेल में भी चलता था। और केरला में 2 जगह थे, एक थिस्सूर में और वेयूर में। तो वहाँ पे एक एक आरोपी रोक रखा था, क्योंकि उन लोगों का ट्रायल वहीं पे चलता था। जी। तो पहले और मेरे बाद भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारा ट्रायल वहीं पे भी चलता है, तो हमको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो फिर हमने वहाँ ट्रांसफ़र किए थे। तो ये सब अलग अलग जगह जो है, वहाँ हम वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस से के कनेक्ट करके उन लोगों को हम ट्रायल में पेश करते थे। तो सर फिजिकल वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपने जैसे बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका हम ट्रायल लेते थे, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं था बिकॉज वो सब जगह नहीं, ये स्कैटर्ड थे। फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए वो पॉसिबल भी था, लेकिन सीआरपीसी 268 की एक कलम जो है जी। कि ऐसे खूंखार जो आरोपी होते हैं कि जिनके जेल में से बाहर काटने के लिए कोई सरकार को मुसीबत होती है या तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे संजोगों में गवर्नमेंट एक ऑर्डर करती है कि उनको जेल में से बाहर नहीं निकालना है। तो इस हिसाब से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते थे। सर हमने सुना कि 5 साल तक ये केस रेगुलर चला, तो ये डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलती थी या बीच बीच में गैप भी लिया जाता नहीं, था? डे टू डे प्रोसीडिंग चलती थी उनकी, सोमवार से सुबह शनिवार तक पूरे दिन प्रोसीडिंग चलती रहती थी। कई बार वीसी कनेक्ट नहीं हो पाती थी, तो हम केस का प्रोसीडिंग स्टॉप करते थे, क्योंकि हम पहले जो आरोपियों के एडवोकेट हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते थे कि भाई केस का प्रोसीडिंग चला के रखो, क्योंकि ये ट्रायल जल्दी पूरा करना है। लेकिन आरोपियों की मंशा ये थी कि हमारी प्रेजेंस में ही केस चलना चाहिए। इसलिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी डिस्कनेक्ट होती थी, तो हम केस की कार्यवाही बंद कर देते थे, क्योंकि उन लोगों को ये मौका न मिले कि भाई हमारी गैर हाजिरी में या तो हमारी एब्सेंस में केस चला। जी। तो इसी हिसाब से कई बार जो वीसी में इंटरप्शन आता था, तो हम उनकी कार्रवाई बंद करते थे। जब फिर कनेक्ट होता था फिर शुरू करते थे। सर क्या थॉट रही होगी आपकी जब पहली बार आपने उन आरोपियों को देखा होगा, जब आपने ये केस संभाला? हम जानना चाहेंगे उस वक्त आपकी फर्स्ट फीलिंग एट फर्स्ट साइट क्या रही थी? नहीं, पहली बार जब मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन जब ऑर्डर आया कि भाई यू आर डेजिग्नेटेड फॉर ट्रायल टू दिस केस, तो मैं लिटरली मैं डर गया था कि क्योंकि उस टाइम पे सिटी सिविल कोर्ट में आई थिंक 30 जजेस पोस्ट हुए थे और सीनियरिटी में मेरा नंबर 12वां था। तो मैंने सोचा कि मेरे आगे 11 सीनियर जज है, तो उनको देना चाहिए, मुझे क्यों दिया। इसलिए उस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रार सर हाई कोर्ट के मैंने कॉल किया कि सर ये मुझे क्यों दिया गया, ये 11 आदमी तो आगे 11 जज सीनियर जज है। तो मुझे बोला, जान पहचान थी मेरे से अच्छी उनके साथ, तो बोला कि नहीं आप ही चलाना है, हमने दिया है वो ठीक दिया है। तो फिर मैंने भगवान को सर पे हाथ पे रख के आशीर्वाद लेके ट्रायल शुरू किया। सर हमें पता चला कि कोरोना काल में भी आपने नॉन स्टॉप काम किया इस केस के ऊपर। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपने कैसे बैलेंस किया कि कोरोना में भी आप कहीं नहीं रुके और आपने इस जजमेंट को आने के लिए पूरी कोशिश लगा दी? ये ट्रायल जब 2017 से मैंने झूठ से शुरू किया, प्रोसिक्यूशन के सभी विटनेस थे वो हमने एग्जामिन कर लिया। उनके बाद फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना आता है, तो फर्दर स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करने लगे। तो फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों को तो यहाँ कोर्ट में लाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने प्रिंसिपल जज को रिक्वेस्ट किया कि मुझे 10 कंप्यूटर दिया जाए, और जेल में भी हम व्यवस्था खड़ी कर दी। तो वहाँ 10 टेबल लगाए हमने, 10 कंप्यूटर रख दिया वहाँ पे, और एक एक आरोपी को वहाँ सब कंप्यूटर पे बिठाए गए। उनको हमने उनके अगेंस्ट में जो जो डिपोजिशन आई थी तो एक्सप्लेन करके उनका रिकॉर्ड कर रहे थे। शायद हम 40 आरोपियों का फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उनके बाद कोरोना शुरू हुआ, तो फिर हमने पोस्टपोन कर दिया ट्रायल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जाहिर कर दी थी कि भाई कोरोना है, पूरा लॉकडाउन है। तो ये पूरे लॉकडाउन के समय में हमने पूरा ट्रायल बंद कर दिया। लेकिन मैं पूरा जो बल्कि रहकर था थोड़ा रहकर घर पे ले गया और अपना काम घर पे ही करता रहा। जब 2 महीने के बाद कोरोना पार्टली थोड़ा रिलीज हुआ और लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ, तो मैंने हाई कोर्ट और मेरे प्रिंसिपल जज की परमिशन लेके मैंने फिर फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का शुरू किया। जी। तो
एक एक करके आरोपी को हम वीसी में जेल में से प्रोड्यूस करते थे और हम कोर्ट में बैठे बैठे हम उनको पूछ के रिकॉर्ड करते थे। तो इसी तरह बाकी के सभी जो एक्यूज थे उनका फर्दर स्टेटमेंट हमें वीसी में रिकॉर्ड किया। बहुत सराहनीय है सर। और वीसी में रिकॉर्ड करने के बाद आरोपियों को लास्ट में पूछा जाता है कि भाई आपको कोई एविडेंस पेश करना है, तो उन्होंने हाँ बताया। उनके बाद आरोपी जो लोग हैं उन्होंने 7 विटनेस प्रोड्यूस किए और उनकी डिपोजिशन भी हमने वीसी में ही ली। एक आरोपी ने खुद ने बताया कि मैं खुद डिपोजिशन देने वाला हूँ, तो उनकी डिपोजिशन भी हमने खुद वीसी में ही रिकॉर्ड की। वो जेल में से डिपोजिशन देता रहा, हमने कोर्ट में उनको रिकॉर्ड किया। और इससे अलावा 300 के आसपास उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश किया। और ये सब पूरा होने के बाद ये पूरा ट्रायल जो था वो आर्ग्यूमेंट पे आ गया था। कोरोना के टाइम पे सब बाहर लॉकडाउन रहता था, दुकानें सब बंद रहती थी। फिर भी मैं कोर्ट में जाता था क्योंकि मेरी एस्कॉर्टिंग गाड़ी थी, उनको लेके कोर्ट में हम जाते थे। मेरे जो स्टाफ मेंबर थे, तो उसी टाइम पे नामदार हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया था कि भाई 50% जो स्टाफ वाले कोर्ट में 50% ऑड इवन कर दिया था। फिर भी मेरे स्टाफ वाले हर रोज़ आते थे और पूरे दिन मेरे साथ काम करते थे और अपने पुलिस की एस्कॉर्टिंग गाड़ी उनको लेने रखने जाती थी। बाहर कुछ मिलता नहीं था, तो मेरे घर से मेरी मिसेज हर रोज़ 2 थर्मस भर के चाय भेजती थी। और इम्यूनिटी जब सभी की मेंटेन रहे, इसलिए जो सहजन जो होता है उनका जूस भी बेचती थी जी। लेकिन मेहरबानी ऊपर वाली मानो, क्या कोई किसी का आशीर्वाद मानो, मुझे, मेरी फैमिली को और स्टाफ उनकी फैमिली को किसी को कोरोना नहीं हुआ। सर, आई वांटेड टू आस्क के इन्वेस्टिगेशन के दौरान या रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बीच का कुछ गैप रहा होगा, कुछ मिसिंग रहा होगा, इस तरीके की किसी प्रोसेस ने आपको ड्यूरिंग द होल इन्वेस्टिगेशन आपको बेचैन किया या आपको स्ट्रेस दिया? नहीं, बेचैनी तो नहीं हुई क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ज़्यादा है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन इतना बल्कि इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि 20 कंप्लेन अहमदाबाद की थी, 15 कंप्लेन सूरत की थी और इतनी सारी जगह प्लांटेशन हुआ, इतनी सारी जगह ब्लास्ट हुआ, तो ये बल्कि इन्वेस्टिगेशन था। इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 टीम बनाई गई, चारों टीम में कई ऑफिसर्स काम कर रहे थे। तो ऐसा बल्कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल तो रह ही जाता है जी। कोई भी आदमी हो, कहीं ना कहीं लैप्सिस तो होती ही रहती है। फिर भी जो गुजरात पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत अच्छा किया। गुजरात पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसी कहीं पे क्लू नहीं थी, कोई उनका एविडेंस नहीं था, फिर भी इतने डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन किया और इतने सारे एक्यूज को अलग अलग राज्यों में से लेके आए। सर, कोर्ट का एक अपना डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, तो ट्रायल के दौरान क्या किसी आरोपी ने वो डेकोरम को तोड़ा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ट्रायल के दौरान डेकोरम तो तोड़ते ही रहते थे पहले दिन से ही, जी। क्योंकि जो कोर्ट का एक डेकोरम ये होता है कि कोर्ट में जब न्यायाधीश सर डायस पे आते हैं तो कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं खड़े होकर सम्मान देते हैं। लेकिन ये जो आरोपी थे उन्होंने किसी दिन सम्मान नहीं दिया था। तो जब पहले जो न्यायाधीश सर जो उनको केस का सुनवाई कर रहे थे, उसी टाइम पे ऐसा होता था, तो जेल में जो वहाँ पे कोर्ट एक बनाई थी, वहाँ पे एक जारी लगा दी थी वहाँ पे, क्योंकि वो लोग डायस की ओर ना आ जाए, और जाली के आगे एक कर्टेल लगा दिया पूरा। तो जब जज साहब डायस पे आते थे तो एक कर्टेल बंद कर दिए जाते थे। आने के बाद चेयर पे बैठने के बाद ये कर्टेल खुलते थे, क्योंकि ये सब लोग जो थे वो वहाँ कोई बैठा रहता था, कोई सोता रहता था, कोई मजाक मस्ती कर रहा था, तो ये कोर्ट के डेकोरम के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए पहले से व्यवस्था वहाँ की गई थी और मैं भी ये व्यवस्था को मेंटेन कर रहा था कि मैं डायस पे आने के बाद ही वो करते थे। और वीसी का जो अब तक प्रश्न था, तो मैं डायस पे आने के बाद वीसी कनेक्ट करते थे, क्योंकि वीसी में भी लोग बैठे रहते थे। जी।
तो आपकी आरोपियों से कभी सीधी बात हुई है? कई बार सीधी बात हुई है। जब मैं साबरमती जेल में हफ्ते में 1-2 बार ट्रायल के लिए जाता था, तो वहीं पे वो लोग कुछ न कुछ अपना रजूआत करने के लिए आते थे। तो उसी टाइम पे कई बार उन लोगों के साथ मेरी बात होती रहती थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जज साहब जो है मेरी बात नहीं सुनते। तो जिसको जो कहना होता था वो मैं बोलने देता था, मैं सुनता था भी। और वो कच्चे काम के आरोपी बोले जाते थे, तो उनको जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी वो भी करवाते थे। दवाई या तो कोई भी चीज़ उनको जो मिलनी चाहिए वो हमको देते थे, क्योंकि हमारी कोर्ट की कस्टडी में थे। तो उनको उनके लिए कोर्ट में जो उनको करना चाहिए, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हम दिलाते थे भी। जी। सर, प्रोसिक्यूशन विटनेस में कितना समय लगा था? प्रोसिक्यूशन विटनेस में 2012 से लेके आई थिंक 2021 तक उनका जो कोरोना जब शुरू हुआ तब तक प्रोसिक्यूशन का विटनेस एग्जामिन हुआ। कितने लोगों ने गवाही दी होगी और कितनों की सबमिट हुई सर? 1164 लोगों की गवाही प्रोसिक्यूशन के ओर से हुई। इसमें कई जो विटनेस थे उनकी डिपोजिशन शायद 500-600 पेज की थी, 200-300 विटनेस की। बाकी कई सारे विटनेस की डिपोजिट 100-200-150 पान की थी। तो उनका और आरोपियों की ओर से 8 विटनेस एग्जामिन किए गए, तो उनकी डिपोजिशन भी काफ़ी लंबी चली थी। तो सरकार की ओर से सर, इनकी जब ये विटनेस वगैरह खत्म हुआ, उसके बाद सरकार की ओर से क्या कार्रवाई रही इसमें? नहीं, सरकार की ओर से तो कुछ कार्यवाही होती नहीं है। वैसे तो कोर्ट का और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का सब्जेक्ट है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। जो सीआरपीसी में जो कार्रवाई होती है बताई गई थी, इसी हिसाब से उनको करना पड़ता है। पहले तो प्रोसिक्यूशन के जो सब विटनेस एग्जामिन होने के बाद उनका फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उनके बाद अगर जो कोई आरोपी जो विटनेस कोर्ट में बुलाना मांगते हैं तो उनकी भी डिपोजिशन ली जाती है। और दोनों की ओर से एविडेंस ख़त्म होने के बाद वो पूरा केस जो है वो आर्ग्यूमेंट पे आता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है प्रोसिक्यूशन की ओर से होता है और बाद में जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफेंस की ओर से होता है। और दोनों की तरफ से पूरा आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिलने के बाद दोनों की ओर से बोला जाता है कि वह आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उसके बाद जो कोई भी केस जो है ट्रायल ख़त्म होता है और जजमेंट पे काम रख दिया जाता है। सर, आरोपी को एक विशेष निवेदन करके एक एडवांटेज दिया जाता है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये प्रोसिक्यूशन के सभी एग्जामिन पूरा होने के विटनेस एग्जामिन होने के बाद और प्रोसिक्यूशन की ओर से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब प्रोड्यूस होने के बाद प्रोसिक्यूशन की ओर से एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि अब हमको कोई रिटर्न या तो ओरल एविडेंस नहीं पेश करना चाहते हैं। उनके बाद उनका जो विशेष निवेदन जो वो रिकॉर्ड किया जाता है। विशेष निवेदन इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि उन लोगों के अगेंस्ट में जो साक्षी ने बयान दिया है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो क्या मैंडेटरी है कि अगर कोई एक्यूज के अगेंस्ट में कोई विटनेस ने बोला तो क्या बोला उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो एक्यूज जो जवाब दे वो रिकॉर्ड करना पड़ता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड रहे होंगे सर? ये एक एक्यूज का जो विशेष निवेदन जो 5-5 हज़ार पेजेस का हुआ था, तो शायद 4 लाख पेज तो यही हो गए थे। ओह माय गॉड। और हर एक को एक्सप्लेन करना पड़ता है जी। जितने विटनेस जिस आरोपी के अगेंस्ट में उन्होंने बयान दिया है वो एक एक करके सुनाना पड़ता है और उनका रिप्लाई रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके। तो इसमें शायद 1.5 साल तो इसमें निकल गया था मेरा। इट्स ह्यूज सर, मतलब इट्स ह्यूज ह्यूज बल्कि रिकॉर्ड था। सर, पहली बार कोरोना काल में भी कोई केस चलाया गया और नॉन स्टॉप चलाया गया, तो इस टाइम पे कैसे कैसे रिकॉर्ड्स लिए जाते थे उनके और किस तरीके से इस चीज़ की सहमति भी मिली कि इसको फास्ट ट्रैक पे कोरोना में भी चलाया जाना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पूरा टोटल लॉकडाउन किया उसी टाइम पे उनकी सुनवाई बंद रखी थी। पार्शली लॉकडाउन जो रिलीज हुआ तो मैंने हमारे प्रिंसिपल जज की परमिशन लेके शुरू किया था। जी।
और कोर्ट में हम किसी को बुलाते नहीं थे। जो एक्यूज लोग थे ये अपनी अपनी जगह जहाँ जेल में थे वहीं हम वीसी कनेक्ट करते थे। जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर थे, एडवोकेट, तो वो अपनी ऑफिस या तो घर बैठते थे, वहाँ हम वीसी कनेक्ट करते थे। और जो डिफेंस लॉयर थे तो उन लोगों को अपने घर या तो अपनी ऑफिस में वहाँ हम वीसी कनेक्ट करते थे। और कुल मिला के हम 28 जगह पे वीसी कनेक्ट करके ही ट्रायल चलाते थे। तो इसमें सर जब एविडेंस प्रोड्यूस हुए तो आरोपी की तरफ से सबसे पहले एविडेंसेस क्या थे? आरोपी इसमें एक या दो आरोपी जो कर्नाटक के थे, तो उन्होंने वहाँ कोई धानपुर या तो हुबली के कहीं कोई जगह उन्होंने कॉलेज में अभ्यास किया था। जी। तो वहीं के एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को उन लोगों ने पहले बुलाया था डिपोजिशन के लिए। और एक आरोपी भूज का था गुजरात में। तो वहीं पे यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम जब उस टाइम पे वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गई होगी तो गाड़ी जो होती है व्हीकल, तो उनका लॉगबुक मंगवा के उनको डिपोजिशन ली थी। बाद में लास्ट में एक आरोपी ने पूरे खुद ने डिपोजिशन दिया था। ओके, मतलब डिपोजिशन आई मीन के यू मीन के उन्होंने खुद ही हाँ, एक्सेप्ट किया था एक कि वी डिड दिस? ना, एक्सेप्ट तो नहीं किए थे, वो तो अपने तो इनोसेंट ही मानते हैं ना। जी। तो वो इनोसेंट है, इसी तरह उन्होंने अपना बयान दिया था। सर क्या आपका एकदम थॉट रहा होगा जब आप एक तरफ विक्टिम्स को भी सुन रहे थे, एक तरफ एक्यूज्ड को देख रहे थे, उस वक्त वो बैलेंस आपने कैसे बिठाया होगा अपने माइंड में कि हम कैसे एक जस्टिफाइड जजमेंट देंगे? ये तो बहुत मेहनत की काम है। और दोनों जज का क्या काम होता है कि विक्टिम को भी देखना है और डिफेंस को भी देखना है और एविडेंस को देखना है। कोर्ट का काम ये है कि अगर चाहे कोई आदमी ने क्राइम किया है फिर भी उनके अगेंस्ट में रिकॉर्ड पे एविडेंस नहीं आता है तो उनको एक्विट करना पड़ता है। इसलिए कोर्ट का काम ये है कि उनके पास जो भी एविडेंस आए हैं वो रिटर्न में या ओरल में, तो उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अंदर ऊंडान में जाके देखना पड़ता है और हर एक एक्यूज का रोल देखना पड़ता है जी। और कौन से एक्यूज ने क्या काम किया है। और साथ साथ अपने रिटर्न एविडेंस भी देखने पड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश होता है वहाँ, तो वो भी देखना पड़ता है। विटनेस का बयान भी देखना पड़ता है और पूरा केस का सरकमटेंसेस भी देखना पड़ता है। तो एक कुल मिला के उनमें से उनको हमको डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें पोजीशन क्या है, कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। तो ये जो काम जो है ना वो बहुत मुसीबत वाला काम है और फिर भी इनमें से रास्ता निकालना पड़ता है और उसमें पूरा एविडेंस को रीडिंग करना पड़ता है। बाद में आप कह सकते हो कि भाई ये आरोपी गिल्टी या नहीं है। सर आपने इतने सारे केसेस हैंडल किए होंगे आज तक, तो क्या कभी आपके पास ऐसा कुछ एक बैटल आया है सामने कि इमोशनली यू फील दिस शुड नॉट बी डिसाइडेड लाइक दिस, या मतलब आपका एक बैटल बिटवीन इमोशनल एंड जुडिशियरी रूल्स, ऐसा कुछ आपने फेस किया है? नहीं, ऐसा तो कभी फेस नहीं किया है मैंने, क्योंकि एक बार जो जज की जो जॉब मिलती है तो पहले तो ऑथ लिया जाता है, जी। तो इस हिसाब से काम करना पड़ता है। और जैसे हम लिबर्टी की बात करते हैं कि भाई ये एक्यूज की लिबर्टी का सवाल है, तो दूसरी बात ये भी है कि विक्टिम को भी देखना पड़ता है कि विक्टिम को भी कितना नुकसान हुआ है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये बैलेंसिंग का काम है कि आप बैलेंस कैसे रखते हो। तो बैलेंस कैसे रखना है, तो ये अपने पास जो एविडेंस पेश हुए हैं उस पर हमको बैलेंस करना है। जी। सर आप मुद्दा माल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये केस में जो अहमदाबाद में 23 जगह जो ब्लास्ट हुए थे, साइकिल पे भी हुए थे, मारुति फ्रंटी कार में भी हुआ था, मारुति वैगनार कार में हुआ था, कई लोगों की डेथ हो गई, उनके कपड़े भी, तो ये सारा मुद्दा माल बोलते हैं उनको। तो पुलिस जो स्पॉट पंचनामा करती है उसी टाइम पे ये सब पूरा मुद्दा माल पुलिस सीज करती है। और सीज करने के बाद जो पंच जो होते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस, उनके प्रेजेंस में उनको सील किया जाता है। बाद में ये सब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उनको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। तो ये इतनी सारी जगह जो 23 जगह जो अहमदाबाद में थी, तो हर जगह डेथ हुई थी, किसी को इंजर हुई थी, तो ये सारी जगह वहाँ छानबीन करके वहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट का जो मटेरियल होता है, डिटोनेटर के कुछ पार्ट्स, जो छरा जो बोलते हैं ना, वो छरा,
फिर उनका लकड़ी में जो फिट किया हुआ था बॉम्ब, वो ये सब पुलिस ने इकट्ठे किए थे। और जिसका डेथ हुआ तो उनके कपड़े भी पुलिस ने सीज किए थे। एलजी हॉस्पिटल मणिनगर में जब मारुति फ्रंटी में ब्लास्ट हुआ तो ये पूरा फ्रंटी टूट गई थी पूरी, तो उनका बॉडी का पार्ट्स, इंजन का पार्ट्स, ये सब पुलिस ने सीज किए थे। वहाँ 2-3 स्कूटर में भी आग लग गई थी, वो भी पुलिस ने सीज किए थे। फिर सिटी यहाँ सिविल कोर्ट, सिविल हॉस्पिटल में जो मारुति वैगनार में ब्लास्ट हुआ था, तो वैगनार गाड़ी का जो इंजन था वो भी कहीं दूर जाके पड़ा था, तो वो भी पुलिस ने सीज किया था। ये दोनों गाड़ियों में बड़ा ब्लास्ट किया था, तो ये गाड़ियों में उन लोगों ने गैस का बॉटल रखे थे, उनके साथ बॉम्ब का कनेक्ट करके उन्होंने ब्लास्ट किया था। तो सारा मटेरियल पुलिस ने सीज किया था। ऐसी तरह तो सूरत में भी जब जिस जगह पे प्लांटेशन किया था, तो हर जगह से पुलिस ने बॉम्ब जो सीज किया और बॉम्ब डिस्पोजल क्वाड थी उनको बुला के सब डिफ्यूज़ भी किए। तो सारा मटेरियल पूरा पुलिस ने सीज किया था। तो कुल मिला के शायद 1 ट्रक से ज़्यादा तो मटेरियल होगा। ओके सर। एंड सर, जब ये सब दलीलें जब चल रही थी तो कोई ऐसी विशेष बात हुई थी जो आप बताना चाहेंगे? विशेष बात में तो पहले तो क्या है कि प्रोसिक्यूशन की ओर से दलीलें की गई, तो जिसका उनका केस था उस हिसाब से उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, दलीलें की। बाद में डिफेंस लॉयरों ने दलीलें एक के बाद सभी ने लॉयरों ने उनके सपोर्ट में नामदार सुप्रीम कोर्ट, नामदार गुजरात हाई कोर्ट और नामदार अलग अलग हाई कोर्ट के जो जजमेंट से रिलेटेड जजमेंट वो भी उन लोगों ने पेश किए थे। और ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ही ओर से गर्मा गर्म दलीलें तो होती थी बिल्कुल। टोटल 49 आरोपियों को आपने दोषी ठहराया था, तो इनका व्यवहार कैसा था जब ये इसमें केस में टोटल 80 एक्यूज थे, 80 थे। इसमें 2 की डेथ हो गई थी, 78 थे। 78 में से एक एक्यूज अप्रूवर बने थे जी, तो ताज का साक्षी बोलते हैं। तो और बाकी रहे 77। इसमें हमने 49 को हमने सज़ा सुनाई थी। इसमें 38 को फांसी की और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जन्म टिप की सज़ा सुनाई थी। तो पूरे ट्रायल के दौरान उन लोगों का व्यवहार जो था तो अच्छा तो था ही नहीं, क्योंकि पहले से उन लोगों का मेंटालिटी ये थी कि ये ट्रायल को लैंगरिंग करें, जितना डिले हो इतना डिले करने की कोशिश भी उन लोगों ने की। कोर्ट के साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं था। मेरे आगे वाले जज साहब थे, उन लोगों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, मेरे साथ भी अच्छा नहीं था। तो आप जानते हो कि ये लोग सब सोते रहते थे। जब जज साहब डायस पे आए तब सोते रहते थे, बैठे रहते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो उस उनका जो एक कंडक्ट था उस पर से आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे लोग होंगे। इतना सारा उन्होंने क्राइम किया, फिर भी उन लोगों पे मुंह पे कोई ग्लानि नहीं थी, कोई उनको ऐसा नहीं था, फीलिंग नहीं था कि भाई हमने ये गलत कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं। और एक दूसरे को बधाई भी देते थे कि भाई तू तो अच्छा काम किया, तू तो अल्लाह का बंदा है, तूने बहुत अच्छा काम किया, तू जन्नत में जाएगा। लास्ट टाइम तक जब मैंने सज़ा उन्होंने पनिशमेंट देना है, तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि पूछना पड़ता है जी, कि भाई तुमको सज़ा करनी है तो हम कितनी सज़ा करें, हर एक को अलग अलग पूछना पड़ता है जी। तो ये जो 49 आरोपियों के मैंने पूछा, शायद 3 घंटे लगे होंगे। तो उसी में भी उन लोगों ने मुझे कई बार 2-3 एक्यूज ने मुझे बताया, आरोपी ने, कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते हैं, तुम्हारे कोर्ट को नहीं मानते हैं, तुम्हारे देश को हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ अल्लाह में मानते हैं, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बचेगा, देख लेना तुम। ऐसा सब रिकॉर्ड है। तो उनका जो कंडक्ट था वो टोटल नेशन के अगेंस्ट में था। सर, ये सब केस का चुकादा ख़त्म करने में कितना टाइम लगा, और आरोपियों के साइड से भी कुछ थ्रेट्स आते थे? हाँ, थ्रेट तो कई बार आ चुकी है, गाली गलौज भी कई बार दिए हैं उन लोगों ने। और ट्रायल के दौरान तो ओरली बोलते रहते थे विषय में, या तो पर्सनल में जाऊँ तब। और ट्रायल के बाद भी, जो जजमेंट आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी थ्रेट तो दी है। घर की रैकी भी हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे के रखी है, इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। जी। तो जैसे मैंने जजमेंट 18 फरवरी को फाइनल दे दिया, तो पूरे 5 साल का निचोड़ जो था, मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा
कि जो एक्यूज लोग हैं उनकी ओर से या उनकी इंस्टीट्यूशन की ओर से या तो उनके कोई आदमियों की ओर से कहीं भी जगह किसी भी जगह कोई भी टाइम पे ये मुझ पे असॉल्ट करने वाले हैं। जी मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया ऑन द स्पॉट उसी दिन, और उसी दिन से ही गवर्नमेंट ने जेड प्लस सिक्योरिटी मुझे दी है। जी। सर आपकी फैमिली के लिए भी थोड़ा टफ टाइम रहा होगा, तो बिल्कुल टफ टाइम रहा, बिल्कुल टफ टाइम। आपने कैसे सर वो बैलेंस कैसे ये मेंटेन? तो अभी गॉड ग्रेस थी कि भगवान की दुआ से सब बैलेंस हो गया, और भगवान की दुआ से पूरा ट्रायल मैंने कंडक्ट किया, और भगवान की दुआ से आशीर्वाद से ये ट्रायल ख़त्म किया। जजमेंट कितने पन्नों का रहा होगा सर? ये पूरा जजमेंट जो है 7015 पेजेस का है, जी। और उसमें प्रोसिक्यूशन का जो आक्षेप था, प्रोसिक्यूशन की ओर जो केस था, वो केस के अगेंस्ट में उन लोगों ने क्या क्या डिफेंस लिए, वो सभी का मैंने विवरण अपने जजमेंट में किया है, और इतना अच्छा विवरण किया है, तो इसीलिए तो नामदार हाई कोर्ट ने आज मेरा जजमेंट कंफर्म रखा। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोर्ट ने आपके जजमेंट को? नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने जो 5 साल सोमवार से शनिवार तक मेहनत की ठंडे दिमाग से, और कोरोना में भी मैंने पूरे ईमानदारी से बहुत अच्छी तरह डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया, और लास्ट में जजमेंट दिया। तो ये जजमेंट अपना इंडियन जुडिशरी में, इंडियन हिस्ट्री में तो ये सबसे बड़ा जजमेंट था कि एक ही केस में 38 एक्यूज को फांसी की सज़ा दी गई हो है, ऐसा ये पहला जजमेंट था। और मैं समझता हूँ वर्ल्ड का भी होगा शायद, क्योंकि नेट पे ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि वर्ल्ड का भी ये बेस्ट जजमेंट और सबसे बड़ा जजमेंट होगा। तो ये जजमेंट इतनी मेहनत करके दिया है, और उन पे जब हाई कोर्ट मोहर लगाती है तो खुशी जो है दुगनी हो जाती है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और इसलिए हम अपनी सिस्टम को, अपनी जुडिशरी को, अपनी हाई कोर्ट को हम सैल्यूट करते हैं। सर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स या टिप्स बताना चाहेंगे जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, जिससे लोगों का जो भरोसा जुडिशियल सिस्टम पे बना हुआ है वो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाए? मैं तो ये मानता हूँ कि 5 P जो है मेरे जीवन में मैंने फॉलो किया है। जी। पहला तो पंक्चुअलिटी है। मैं हर रोज़ कोर्ट में 10 बजे चला जाता था, शाम तक रहता था। पंक्चुअलिटी। पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, એટલે सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पावर ऑफ वर्क होना चाहिए कि आप में काम करने की शक्ति होनी चाहिए आप में, ठीक है। और 5वां जो है तो पेशेंस होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। 5 P's मैं भी कोशिश करूंगी मेरी लाइफ में फॉलो तो करूंगी। ये 5 P मैंने फॉलो किया, इसलिए मैं कर पाया। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि ऊपर वाले की दुआ, आशीर्वाद, कृपा, तभी ये हो पाया। बाकी अदरवाइज मैं आज भी बोलता हूँ आपके सामने कि ये जजमेंट जो है, ये ट्रायल जो था, सुनावनी, तो ट्रायल शुरू से लेके जजमेंट तक लाने का एक चैलेंज था। इतनी सारी कंट्रोवर्सी आती थी हर एक बात पे, रोज़ रोज़ कंट्रोवर्सी। जब मैं सुबह में 11 बजे डायस पे जाता तो ऐसा लगता अभी बबल शुरू हो जाएगी, अभी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, अभी ये आरोपी वो बोलेगा। तो हर रोज़ का था ये। तो ये सब मैं अच्छी तरह इसमें से पसार हुआ। तो उनके लिए मैं भगवान को भी प्रार्थना करता हूँ कि हर एक को ऐसी शक्ति दे काम करने की, और देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करें। ज़रूर सर। सर अब चलते हैं आपकी कुछ अर्ली लाइफ के किस्सों की तरफ। कौन सी वो एज थी जब आपने ये डिसाइड किया था कि आपको देश की सेवा करनी है? नहीं, मैंने पहले मैं कॉमर्स ग्रेजुएट रहा। जी। बाद में मेरे बुआ का लड़का भी एडवोकेट था, तो बोले कि भाई तू LLB कर दे। तो मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं 1990 से डभोई में वकालत शुरू कर दी। और ज़्यादातर इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी की ओर से मिला, क्योंकि मैं छोटे गांव का हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, और मेरे फैमिली में कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, किसान थे। लेकिन मेरे जो फादर जो थे वो बहुत न्यायी थे। पूरे गांव में किसी की ओर से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलता है, कोई प्रॉपर्टी को डिवीजन करना है भाइयों में, तो मेरा पिताजी को बुलाते थे। तो पिताजी की ओर से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ है न्याय के बारे में। जी। फिर मैंने डभोई और बड़ौदा में वकालत की, और 95 में जब JMFC की एग्ज़ाम हाई कोर्ट ने ली, उसमें मैं अपीयर हुआ और सिलेक्ट हुआ। तब से लेके मैं 1996 से मेरा पहला पोस्टिंग भरूच में रहा। तब से लेके आज तक
जब तक रिटायर हुआ तब तक मैं पीछे नहीं देखा। और नामदार हाई कोर्ट में भी मैंने लास्ट 15-20 साल से आउटस्टैंडिंग काम किया है। जी। तो हाई कोर्ट ने भी मुझे प्रमाण पत्र दिया है। सर, इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने आपका बहुत सहयोग किया था। बिल्कुल सहयोग किया, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता है। तो क्या कभी ऐसा भी मोड़ आया कि आपके प्रोफेशन की वजह से आपके कुछ फ्रेंड्स पीछे रह गए? नहीं, कोई पीछे नहीं गया। आज मैं गांव के साथ इतना ही जुड़ा हुआ हूँ। महीने डेढ़ में गाँव में मेरी खेतीबाड़ी है, मकान है, सब है। मेरे बचपन के दोस्त जो गांव में खेती करते हैं, मेरी खेतीबाड़ी वही लोग संभालते हैं। और गांव में जो भी छोटा मोटा प्रसंग होता है मैं जाता हूँ, अटेंड करता हूँ हर एक के घर। और वैसे भी मुलाकात के लिए घर पे जाता हूँ गांव में, जी। तो हर एक को मिलता हूँ, आज भी मिलता हूँ। और अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने समाज में आज भी इतना ही क्लोज हूँ मैं। को किसी को ऐसा नहीं लगता है कि भाई इतना बड़ा साहब बन गया हमारे से कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनके साथ हुमली हूँ। सर, आप 2 साल पहले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट हुए हैं, तो इस पद के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इसमें आने के बाद क्या बदलाव आए हैं और आपका अल्टीमेट मोटो क्या है इस पद पे रह के? आप क्या करना चाहते हैं? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, तो पहले तो सीआरपीसी में भी उनका प्रोविज़न था, सेक्शन 25। और अभी नया जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए उसमें सेक्शन 20 है। तो ये डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का जो काम जो है, ये पूरे प्रोसिक्यूशन को देखना है। पुलिस अच्छी तरह फरियाद रजिस्टर करे, पुलिस अच्छी तरह उनका इन्वेस्टिगेशन करे। जी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको चेक किया जाए कि भाई इन्वेस्टिगेशन अच्छा है या नहीं, चार्जशीट चेक करना पड़ेगा। उनके बाद चार्जशीट जब कोर्ट में पेश होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छी तरह केस चलाता है नहीं, वो भी देखना है। तो ये पूरा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जितनी भी कार्रवाई है, वो सब कार्यवाही के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है, ऐसा प्रोविज़न है। जी। और ये जवाबदारी निभाने के लिए कानून ने सत्ता भी दी है। तो जो सेक्शन 20 की जो सबसेक्शन 10 है, इसमें क्लियर कट प्रोविज़न है कि भाई डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर शैल हैव द पावर टू डील विथ एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। એટલે जो ये संहिता जो है, इसमें जितने भी प्रोसीडिंग है उनके लिए जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदारी दी इसीलिए कानून ने सत्ता दी। तो ये पूरा प्रोसिक्यूशन देखना है। जब से कोई इंसिडेंट होता है और उनका कंप्लेंट रजिस्टर होता है, तब से लेके नामदार सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला जो आता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करे तब तक की सभी जो कार्रवाई होती है उस पर मॉनिटरिंग करना है, वो करवाना है, उसके लिए जिम्मेदार है। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे। यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट फॉर स्पॉटलाइट विद पायल। थैंक यू सो मच। योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि हमारे पास आए, हमारा ब्रॉडकास्ट लिया और अच्छी तरह आपने हमने सवाल पूछे, हमने जो हो सके इतने अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश की। So your journey has always been a inspiration to many, not one. Yeah. So I wish you all the best. Sir, आपका जो ये रोल है एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, आपका मोटिव बिल्कुल सक्सेसफुल हो और हम सब के लिए प्रोग्रेस लेकर आए कंट्री में। आप शुभेच्छा देते रहना, हम समाज के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। It was amazing meeting you and Thank you so सच much. में मैं आज आपके 5 प्रिंसिपल्स अपने साथ लेके जा रही हूँ और मैं हर यूथ को और मिलेनियंस को सबको बोलूंगी, मिलेनियंस एंड यूथ बोथ, कि 5 प्रिंसिपल्स आप फॉलो कीजिए एंड स्टे यंग एंड फिट लाइक सर। हे व्यूअर्स, अगर आपको इस पॉडकास्ट सुनने में मजा आया हो और बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली हो, हमने एक ऐसा केस कवर किया जो कि एक हिस्टोरिक जजमेंट था, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।